अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दी। तराम था और वही इज्जत थी, मगर अब वो एक दूसरे की इज्जत थे, मियाँ बीवी थे, एक दूसरे की इज्जत होते हैं। मर्द की इज्जत उस औरत में है और औरत की इज्जत उसके मर्द में होती है। मंगनी करके हमारा हाथ जोड़ने के बारे में, जोड़े के बारे में यही ख्याल किया जाना लगता है कि बस अब तो कोई बात नहीं, शादी हो ही जानी और फिर फोन पर घंटों एक नरम नामहरम से बातचीत होने लगती है। हमारे यहाँ इस बगैरती को मॉडर्निज्म ख्याल किया जाता है, मगर अक्सर मंगनियाँ भी टूटती हैं, तो फिर कैसी खबरें हम कैसी खैरें लोग समझते नहीं। जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे शोहर नहीं, हमारा महरम नहीं, उसके और हमारे दरमियान शरीर रिश्ता नहीं, इसके और हमारे दरमियान रिश्ता वो एक अंगूठी का है बस। मगर इन सब बातों को समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, वो दिमाग है जो मॉडर्निज्म को एक तरफ रखे और फिर बच्चों के मुस्तकबिल का सोचे। मगर जो सोचते हैं वो अच्छे रह जाते हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहट झलकते इत्मीनान खुशी हकीकी होती है। जब आप मोहब्बत को पकीजा रंग रखते हैं तो मोहब्बत खुद रास्ते बनाती है, और रास्ते जो मंजिलों की तरफ जाते हैं। उनके निकाह की बेद बांट रहा था और वो यूं ही उनके करीब आया तो फलक दानियाल के हाथ से अपना हाथ निकालती तक पहुंची और हाथ में जितने पैकेट आ सकते थे उठा लिए। दानियाल भी क्यों पीछे रहता, फौरन सारिम की तरफ आया, फलक की तरह ही पैकेट उठा लिए। उसे फायदा, निकाह का फायदा ही क्या जब बंदा अपनी ही निकाह के छुआरे ना खाया। खुश खुबानी खाते हुए दानियाल मसरूफ से अंदाज में किशमिश खाते फलक ने उसे देखा और उस बात में ये क्या हो रहा है तुम दोनों, ये क्या कह रहे हो तुम दोनों। आर्यन ने एक दूसरे इन दोनों की तरफ देखा। अरे अपने निकाह की बिद खा रहे हैं, चलो शाबाश, हमें मत टोको और अपना अपना मुंह मीठा करो। समझाती फिर से किशमिश खाने लगी और दोनों भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। आगे बढ़कर सारिम के हाथ से बिद के पैकेट लिए। सारिम ने इन चारों को घूरा, फिर टोकरी जमीन पर रखी और उठा। कहीं से लग रहा है मेरी भी आज मेहंदी है। दोनों हाथ कमर पर रखते दोनों चारों को और उसे देखा। नहीं भी लग रहा तो टैग लगाकर घूम ले। ऊपर जले हरूफ में लिखे मैं दूल्हा हूँ। दानियाल ने सियास सियानों की तरह मशवरा दिया। इसके कहने पर आर्यन और फाद मसनूई खांस और सारे में पलटा और अपने पीछे खड़े फाद को जबरदस्त घूरी से नवाजा, फिर दानियाल की तरफ मुड़ा। मैं पागल थोड़ी हूँ कि गधे चिकाए, अकलमंद भी नहीं। दानियाल पर सवाल, क्या कहा तुमने मुझे, तमीज से बात करो बच्चे, मैं अब तुम्हारा साला भी हूँ। सारिम ने अपने काला सेट की और जिताते हुए लहजे में कहा, यार आप मेरे साले आधे साला आधे घर वाली होती, साला आधे घर वाला होता है, बेवकूफ वो साली होती है। आर्यन ने उसकी तस्वीर की तो दानियाल को घूरने लगा, मगर एकदम जैसे चौंका। हाय मैं क्या करूं, मेरी तो कोई आधी घर वाली ही नहीं है। दानियाल पैकेट एक तरफ रखते दुआई देता जमीन पर बैठ गया। साहब ने उसकी बात पर माथा पीटा। फलक वैसे ही मगन अंदाज में खा रही, फिर एक तो तुम, इसने दानियाल की बात पर गौर किया और कड़े तेवरों से उसकी जानिब पलटी और उसे कॉलर से पकड़कर जूता उतारूं। उसके कहने पर दानियाल ने उसका खुसा देखा जिस पर काफी मोती लगे। ये चुभने भी बहुत है, उसने दिल में सोचा, फिर सर उठाकर जल्दी से नफी में सर लाया। तो सीटी ही गुम हो गई। यार क्या कर रही है, मैं अभी तुम्हारा 10 मिनट पहले बना ताजा ताजा शोहर हूँ वो, और मैं 10 मिनट पहले बनी तुम्हारी ताजी ताजी घर वाली। तुम कह रहे थे हो कि तुम्हें आधी घर वाली भी चाहिए। खबरदार ऐसे खुराफात दोबारा मुंह से निकाले। उसके हाथ जूते तक गया तो दानियाल बोला, नहीं नहीं यार, वादा आइंदा ऐसा नहीं होगा, पक्का वादा। पलक ने सारा हलाया और झुक कर बिद का पैकेट उठाया। आर्यन बकायदा कानों को हाथ लगाया। मुस्तकबिल करीब में जनाब दानियाल शाह साहब बिजनेसमैन बने ना बने, जन बरीद पके बनेंगे। फलक ने फहद को घूरा। भाई अब आप भी कोई ढूंढ ले ऐसी जो आपकी बोलती भी बंद करवा दे। इसकी बात पर फहद की नजरें बेसाता दाएं जानिब जहाँ खड़ी थी, पता नहीं एक वही तो थी जो उसकी बोलती बंद करवा देती थी। नूर घबरा गई, इधर उधर देखने। फहद ने नजरों का जाविया बदला। आर्यन ने दोनों को देखा, सब बड़े एक तरफ बदम में मसरूफ। कुछ ही देर बाद उन सबका फोटो शूट हुआ। उनके पीछे बादशाही मस्जिद पूरे जाओ जलाल से खड़ी, दरमियान में वो चारों खड़े मुस्कुरा रहे थे। फलक और दानियाल दोनों की हाथों में बिद के पैकेट, यानी ने दोनों से पैकेट छीने। आप तो छोड़ दो इन्हें। वो दोनों खिसियानी हंसी हंसी और तस्वीरें खिंचवाने लगे, बच्चे आगे और बड़े पीछे। नूर के हाथ बुलंद करके विक्ट्री बनाई हुई थी और फाद ने उसके मुंह के उल्टे सीधे जाविये देकर सर झटका। लॉन में मेहंदी का इंतजाम किया गया, मगर आज
लॉन में मारी की लगाई गई थीम गोल्डन और ब्लैक था। एंट्रेंस पर बहुत ही खूबसूरत वाज रखे गए, साथ ही खूबसूरत डेकोरेशन भी जिनसे मोतियों की लड़ियां लटकी हुई थी। अंदर दाल हुए तो सबसे पहले नजर सामने इस महारत से सजे झूले पर पड़ी, जो स्टेज पर पड़ा था। झूले को गेंदे के फूलों से सजाया। स्टेज से उतर तो सामने मिनी स्टेज था जिस जहां सबने डांस करना था। स्टेज के दाएं जाने फ्लोर कुशन पड़े थे, जिनके दरमियान बड़े सी ढोलक पड़ी थी। बाएं जानिब साउंड सिस्टम था। फिर पूरे लॉन में मेज लगाए गए जिनको वो कवर स्याह थे, जिनकी कुर्सियां गोल्डन थी और उनके इर्द गिर्द स्याह रिबन लगे थे। हर टेबल किसी ना किसी फैमिली के लिए रिजर्व था। मिनी स्टेज और स्टेज के इर्द गिर्द डिस्को बॉल लगे हुए थे। मेहंदी का फंक्शन कंबाइन था। फंक्शन 9 बजे शुरू हुआ। अमल और नौरीन और फलक और आलिया को 4 बजे भी पार्लर लेकर गई थी। दानियाल, आर्यन और फाहद इंतजामात में मसरूफ। 7 बजे के करीब अ, अपने साथ काम करवाते सारिम को तैयार होने के लिए जबरदस्ती कमरे में भिजवा दिया, क्योंकि मेहमान आने लगे। बच्चू जल्दी जाओ, शाबाश, अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ। झुलिया देखो तुम लोग अपने। वह बेगम तैयार होकर उनके पास आई। उन्होंने दानियाल का कहा गोरी रंग का सूट ही पहना था। उन्हें देखते दानियाल ने सीटी बजाई। उन्होंने खफगी से उसे घूरा, मगर वहां सर किसे होना था। वो अब भी नहीं टांग आ रहा था। आर्यन ने उसे घूरा तो वो दांत निकालने लगा। अरफा बेगम को देखकर उसने आंख दबाई और तैयार होने जाए। आर्यन और फहद हंसे तो अरफा बेगम ने अपना दुपट्टा सेट करते उन्हें घूरा और जल्दी से तैयार होने की तंबीह की। सारम ने सफेद शलवार कमीज और गोल्डन वास्कट पहनना था। आर्यन, फहद और दानियाल ने क्रीम शलवार कमीज और एक जैसी मेहंदी की शाल ली हुई थी। सब अपने मामूली हुलिये से यकसा मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। उन्हें देखते ही हर आंख उन्हें सराया और हर जबान ने माशाल्लाह का। नूर, मैं बाल कटवा लूंगी, शोल्डर से नीचे जाने लगे हैं। वो चारों इस वक्त पार्लर में थी। अम्मल ने अपने बालों को देखा तो फिर नूर की जाने मुड़ी, जो मेहंदी लगवा रही थी। आलिया की मेहंदी लग चुकी थी और एक और लड़की फहद की फलक की मेहंदी लगा। हाँ, कटवा लो, मर्जी है तुम्हारी। नूर ने कंधे अम्मो डियर जी। आलिया ने बुलाने पर उसने रूह मोड़ कर आलिया को देखा। पहले बहुत बड़े हैं बेटा जी आपके बाल। आलिया ने उसके छोटे बालों पर तंज किया। बड़े नहीं, वो पर हो रहे हैं। अम्मा ने बालों की तरफ इशारा किया। मत कटवाओ, और जियान को लंबे बाल पसंद है बहुत। वो तुम्हें कहना चाहता था मगर कह नहीं पाता। वो चाहता था कि तुम सलवार सूट पहनो और तुमने उसकी के बगैर सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया, तो अब ये काम भी उसे बिना कहे छोड़ दो। आलिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। आर्यन की पसंद। वो रुकी, फिर उस लड़की की जाने मुड़ी जो कैंची पकड़े खड़े। सुनो, रहने दो। लिया और नूर और फलक मुस्कुरा दी। फहद बेटा तुम पार्लर जाओ और बच्चियों को ले आओ। सर लाता गाड़ी की चाबी लिए बाहर की जाने बढ़ा। वो तैयार हो चुकी थी। अम्मल और फलक और नूर एक जैसी शलवार कमीज पहने थी, जिसके डिजाइन एक ही थे मगर रंग मुख्तलिफ थे। तीनों भी शलवार कमीज और गोटे के दुपट्टों में हल्के हल्के मेकअप किए बहुत प्यारी लग रही थी। मेकअप फंक्शन के लिहाज से किया गया। तीनों ने पहली बार, या अल्लाह, दुपट्टों में हल्का हल्का और हल्का हल्का मेकअप किए बहुत प्यारे। मेकअप फैशन के लिहाज से, फंक्शन के इस लिहाज से किया गया था। तीनों पहली बार अपने हैवी झुमके पहने थे। खुले बाल तीनों ने पुष्प पर फैलाया। आलिया ने पीले रंग की कुर्ती और पीले ही रंग का शरारा पहना था और हम रंग दुपट्टा लेकर रखा था। लंबे बालों की चोटी बनाई थी जिसे बाएं कंधे पर डाला गया, जिसमें गेंदे और गुलाबों के फूल लगाए गए। मेकअप और फूलों की नाजुक जेवर और हिनाई हाथों में मेहंदी वो बहुत दिलकश लग रही थी। खुद इन तीनों ने भी मेहंदी लगवाई। नूर मैदाम के शोक नूरी जैसे, जिन्होंने दोनों पैरों पर भी मेहंदी लगाई थी। थोड़ी देर पहले उन्हें ने आशा बेगम को फोन किया। तैयार हो चुकी, यहाँ फहद के इंतजार में बैठी। थोड़ी देर में बाद फहद आ गया। 9 बजने वाले थे। नूर फ्रंट सीट का डोर खोलकर सब से पहले बैठ गई। वो तीनों पीछे बैठ गए। गेयर लगाने के लिए जो ही फहद ने बाएं जानिब रुख मुड़ा, उसकी नजर बाबर में बैठी नूर के हिनाई हाथों और पैरों पर टिक गई। जानता था वो खैर अखलाकी हरकत है, मगर नजरें बेख्तियार हुई। फहद भाई, अमल ने उसे मुंजमिन देकर बुलाया। वो चौंकर सीधा हुआ। जी जी चलें, वो मैं, बस वो मैं। ही नहीं आ रहा वो क्या जवाब पेश करे। फिर थक कर खामोश हो गया। या अल्लाह, मैं क्यों इस लड़की को बात पे बात देखता हूँ। वादी इश्क में रक्स करती मोहब्बत इस बात पर रुकी और परेशान नजर आते शहजादे के पास जा रुकी। शहजादा जरा की जरा नजरें उठाए, देखा सामने ही बैठी मोहब्बत खड़ी
खड़ी मुस्कुरा रही थी। शहजादे ने मोहब्बत को देखा, फिर उसके पीछे नजर आते एक खुले दरवाजे को देखा जहाँ जी फूट रही थी। शहजादे की आंखों में हैरत समोई, सामने देख रहा था। फिर उसे देखा कि मोहब्बत उससे कुछ फासले पर हाथ फैलाए खड़ी है, गोया उसकी मुंतजिर है थी। कुछ जिन जो झुंझला, फिर मोहब्बत का हाथ थाम लिया। मोहब्बत खुलकर मुस्कुरा उठी और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसे दरवाजे की जाने बढ़ा। इसलिए खुद पर नाज मोहब्बत मोहब्बत वादी इश्क में दाखिल हुआ। जी मैं चिल्लाने ही लगा था जी, था भाभी जी। उसे भाभी कहने पर अमल को आज दोपहर वाला ना और आर्यन का निकाह याद है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट रिंगी। फलक और आलिया एक दूसरे से कोई बात कर रही थी। फाद खुद को लाख समझाकर भी बार बार नूर का मुश्किल रूप देखने पर मजबूर, क्या देख रहे हो? अचानक नूर बोल उठी और वो संभला। किसी भी खुशफहमी में मत रहना, कम अज कम आपको नहीं देख रहा। वो ऐसा बोला, इतना कि उसकी आवाज सिर्फ नूर तक पहुंची। सच बोल देने देते तो मैं कौन सा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देना। देख रहे हो तो मान क्यों नहीं लेते मोहतरमा? मैं मोड़ काट रहा हूँ। ये आपका इंग्लैंड नहीं, लोग महजब अंदाज में गाड़ी चलाएं। ये पाकिस्तान है, यहाँ मोड़ काटने से पहले दोनों तरफ देखना पड़ता है। उसने सर झटका और मोड़ काटा। नूर ढिठाई से मुस्कुराई। आलिया को देखकर सारिम पूरा अंदाज में मुस्कुराया। वजह ये थी कि वो आज भी हर 7 दिन की माइयों के बाद उसके सामने आई। आलिया ने अभी उसे देखा और सर झुकाकर मुस्कुराए। दोनों एक अंदर दाखिल हुई। लड़कों ने चारों तरफ से चादर पकड़ी रखी थी कि साइक में उन दोनों को स्टेज तक लाया गया। उसके पीछे ही नूर, अम्मल, फलक मेहंदी के बड़े बड़े थाल लिए अंदर दाल हुई, जिन पर दिए और मोमबत्तियां लगी। पीछे उनकी दोस्तें और रिश्तेदार लड़कियां भी छोटी छोटी थाल पकड़े दाल हुई। हर तरफ इतनी खूबसूरत अंदाज पर हुटिंग हुई कि बाद में घर की बड़ी औरतें मेहंदी के लिए दाल हुई। लड़कियों ने वो थाल स्टेज के गिर्द रख दिए। जब फलक और अम्मल और नूर ने अपने थाल स्टेज पर रखे, आर्यन ने अमल का जायजा लिया, जो मुकम्मल मशक़ी रूम में उसके दिल, गुर्दे, फेफड़े सब धड़का गई थी। नजर उठा कर वो देखा, मगर सारिम से कोई बात कर रहा था। अमल ने मुस्कुराई। सुनो आर्यन, सुनो अमल। वो जो बाहर जा रहे थे अमल की आवाज पर रुका और उससे अंदाज में जवाब दिया, अच्छे लग रहे हो। अमल पहले उसके अंदाज पर हंसी, फिर संजीदा होते हुए बोली। खास से उसने अपने चेहरे से बालों की लटों को हटाया। क्या तुम मेरी तारीफ इसलिए की कि जवाबन मैं भी तुम्हारी तारीफ करूं? उसने आईब्रो, हाँ वो खिलखिलाई। नहीं, सच में मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। क्यों, तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा कि मैं भी तुम्हारी तारीफ? शरारती अंदाज में अपनाया। जी नहीं, अमल ने तड़ा कर जवाब दिया। क्यों नहीं? आर्यन को उसे छेड़कर आ रहा था। और तुम तारीफ ना भी करो तो भी मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। अब उसे अब खुद पूछा आ रहा था, क्या जरूरत थी तारीफ करने की? एक बात कहूँ, बिल्कुल बच्चों वाली खाने वाली डायन लग रही हो, क्योंकि तुम्हें तो ठीक से लिपस्टिक भी लगानी नहीं है। अमल को जलता कलशता छोड़कर वो बाहर की जानी बढ़ गया, क्योंकि अमल अपना उनके जूते की कैसे आजाद करवा चुकी थी। जाकर दूर जाकर आर्यन ने उसे आंख मारी। उसे शर्म से लाल हो गया। उसने फौरन रुख फेर लिया और स्टेज की जाना बड़ी। लड़कियां बैठी ढोलक बजा रही थी। नूर और फलक भी वहीं बैठी। अमल की भी स्टेज से उतरकर उन्हीं की जानी पड़ी। खाना खाने और मेहंदी लगने का काम तम खत्म हुआ तो 12 बज चुके थे। कुछ मेहमान जा चुके थे। अब सिर्फ घर के फर्द और कुछ दोस्त बाप बैठे। सारी मालिया कुछ कह रहा था कि जैसे ही सुनकर वो धीमे अंदाज में हंस रही थी। नूर अब पूरी तरफ ढोलकी बजाने और फारग हो जाने के बाद इधर उधर सबके साथ सेल्फियां खींचती फिर रही थी। सब लोग मुतवज्जो अब हम सब आपको अपने पिछले एक हफ्ते की मैंने दिखाने वाले हैं। दानियाल ने साउंड सिस्टम के पास आकर स्पीकर पर कहा। सब उनकी तरफ मुतवज्जो। स्पॉटलाइट मिनी स्टेज पर पड़ी, जहां अम्मल और फलक और नूर एक जानिब खड़ी के दूसरी तरफ फहद, आर्यन और दानियाल। और फिर इन सब ने मिलकर चिट्टा कुकड़ गाने पर डांस किया। हर तरफ जबरदस्त शूटिंग हुई। आलिया और सारिम भी स्टेज से उतरकर मिनी स्टेज पर आगे और डांस करने लगे। डीजे ने गाना बदला और अब वहां मौजूद सब लोग नाच रहे थे। सब बड़े बैठे शूटिंग गा रहे। उनके हौसला अफजाई कर फिर देखते ही देखते शाहजेब साहब, असमा, सुहेल साहब और अरफा बेगम को लिए स्टेज चढ़े। शर्म कर लें, कुछ बूढ़े हो गए हैं अब। जब फरहान साहब ने आयशा बेगम को उठने का कहा तो वो छप गई। दिल जवान होना चाहिए बेगम, मोहब्बत उम्रों से क्या वास्ता, कोई वास्ता नहीं होता, वो बोले। और आयशा बेगम को अपनी साथ लिए उन्हें की तरफ बढ़े, जो एक दूसरे के साथ हंसते हुए शूटिंग करते नाचने गाने में मगन थे। फंक्शन 2 बजे खत्म हुआ। नाच नाच कर अम्मल और फलक, नूर और दानियाल की टांगे दुखने लगी। आर्यन और फहद बिल्कुल
मल थे। अलबत्ता थकावट उन्हें भी हो रही थी। फलक दानियाल के पास आई, जो जमीन पर चौंकड़ी मारे बैठा। उसके बाल बिखरे कर माथे पर बेहतर पड़े। फलक भी लड़खड़ाती उसके बराबर में बैठ गई। नूर अम्मल आलिया को कमरे तक छोड़ने गई थी। बड़े अंदर जा चुके थे। इर्द गिर्द कैटरिंग वाले सामान समेटने रहे थे, क्योंकि कल और परसों का फंक्शन हाल में ही था। मियाँ जी, बेगम जी। दानियाल उसकी जानिब रुख मोड़कर बैठा। उसके बाल भी बिखरे हुए थे, मिटे मिटे मेकअप और आंखों में सुर्ख डोरे लिए वो बहुत हसीन लग की थकावट एकदम दूर हुई। मैं कैसी लग रही थी आज, वो आंखें पटपटाते से देखने लगी। एक पल तो दानियाल का दिल किया कह दे हसीन, बहुत हसीन, मगर फिर शरारत शरारत फड़फड़ा उठी। डैन लग रही थी चुड़ैल, मुझे तो तुमसे अब भी खौफ आ रहा है। बाल देखे हैं तुमने अपने? फटा घोंसा लग रहा है। वो दांत निकालते अपने घर की जानिब दौड़ गया। फलक भी उसके पीछे दौड़ी, क्योंकि जब तक शादी थी वो सब बच्चे पार्टी वहीं रुकने वाले थे। रात 3 बजे दो साए खामोशी से कमरे से निकले। सारी घर में तरीकी बाहर लगे वाहद रोशनी बाहर के कमकमे भर की कमकमे की थी। दोनों ने हाथों में कुछ था, दबे कदमों से चलते दोनों बाएं जानिब बने कमरे के सामने आ गए। पहले साय ने दूसरे साय को देखा। तुम खोलो, नहीं तुम। दूसरा साहब बोल उठा। अम्मल ने फूला को घूरा और आहिस्ता से बिना आवाज दरवाजा खोला। तो नहीं खुलेगी इन तीनों की? अम्मल ने फलक से पूछा, जिसने नफी में तीन नींद की गोली दी या मजाक नहीं। और फिर वो दोनों आधे घंटे बाद अपना काम से फारिग हुए इस तरह खामोशी से अपने कमरे में जाए। आंखें खोली तो उसे अपना सारा भारी महसूस हुआ। उफ, लगता है रात के हंगामे के बाद सर दर्द है, जाकर चाय पीता हूँ। घड़ी की तरफ देखा जो 9 बजा रही थी। फिर उसने नजर सोफे पर पड़े जाने मुंह तक तकिया लपेटे सरोज ने चेहरा घुमाया और बेड की दूसरी तरफ जहां आर्यन उंधे मुंह लेटा। सरोज ने भी सर तक कंबल लिया। आकर जगाऊंगा से पहले सोचा कि इन दोनों को भी जगा दे, मगर फिर दुखते सर को समेट बालते अजय तक मुझे दरवाजा खोला तो बाहर से आवाजें आ रही थी। उसे नूर की आवाज सुनाई दी। आंटी, आपने भी चाय पीनी है? गालबन वो चाय बना रही थी। वो वाह, दिल को दिल से राह होती है। उसने फिर दिल में सोचा, फिर खुद ही एक दफा लानत बेटा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दिमाग ये बात कबूल ही नहीं कर पा रहा था कि वो आफत की परखाली दिल में बस गई है। नीचे आया तो सामने असमा मुलाजम से कोई बात कर रही, तो वो उनकी तरफ चला आया। सुबह बखैर आंटी, सुबह बखैर। आर्या ने उठाया होगा तुम्हें। मैं और तुम्हें भी और दानियाल को भी। नमाज के मामले में वो ऐसा ही है। उन्हें लगा कि फहद और रेहान ने जगाया। नहीं आंटी, वो खुद सो रहे हैं। मैं जागा तो सर में बहुत तकलीफ हो रही थी, सोचा चाय पी लूं। दुखते सर को दबाया। जहाँ जाओ, नूर किचन में है, उसे कह दो बना देगी। उस बाद में सर लाते किचन की जाने। नूर चूल्हे के पास खड़ी फहद की तरफ पूछती। ढीला ढाला सा सूट पहन रखा था, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। फहद आने पर वो मुड़ी और उसे देखा जो उसकी तरफ चला आ रहा था। नूर ने आंखें सिकुड़कर देखा तो नूर के पास आया और उसके कुछ हिफाजे पर चाय का मग उठाया। अपने लिए और बना ले। नाम महसूस अंदाज में वो आपसे तुम पर आया। और तुम कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर सारा लाती फ्रिज की तरफ बढ़ गई। खासी गैर अखलाकी हरकत अब बुड़बुड़ाई। चाय ही तो ली है थी। चाय सिर्फ चाय है, तुम्हें पता है चाय मेरी जिंदगी है। मैं अक्सर कहती हूँ, मेरा हाथ थाम कर मुझे ले चलो वहां, चाय जहाँ चाय की नदियां बहती हों। वो हंसते फिर सर झटक गई। मेरी जिंदगी की चाय, जिंदगी चाय। वो क्या बोले उसे खुद भी पता ना चला। नूर चंबे से देखने लगी। मैं समझी नहीं। फाद की बात उसके सर पर से गुजरी। अच्छा है, नहीं समझी। चाय के लिए शुक्रिया। आहर में कप चाय का कप उसे दिखाता बाहर की जाने बढ़ा। कंधे उचका गई। फाद चाय का कप किचन में रखता हुआ ऊपर कमरे की जाने बढ़ा। उसका इरादा आर्यन और दानियाल को जगाने का। दरवाजा बंद करके पलटा और दानियाल की तरफ आया तो दानी उठो यार। दानियाल वैसे का वैसे ही लेटा। फहद ने गहरी सांस खींची। उसके ऊपर से कमर हैरत की ज्यादती से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दौड़कर आर्यन तक आया और कंबल हटाया तो एक बार फिर आर्यन और दानियाल की आंख फहद के कैकों से खुली। दोनों उठ बैठे और फहद को देखा, जो अब हंस हंस कर लौट पड़ा। साले वो साले, वैसे तो दोनों के साथ हुई बुरी वाली है। हंसते हुए बोला। अब की बात दानियाल ने और आर्यन ने दानियाल को देखा, फिर एकदम से दोनों बुखलाकर बिस्तर से उठे की जानिब जाकर खड़े हैरानगी से अपने बालों को देखा, जहां पेंट स्प्रे से मजीद खूबसूरत बना गए। आर्यन के बाल लाल और दानियाल के बाल पीले पेंट स्प्रे से
मुनहिज लाग रहे थे। वहाँ दानियाल बेचारे तो कुछ ज्यादा ही मस्कीन नजर आया। आर्यन को उसके गम के साथ ने अपना गम थोड़ा लगा था। अचानक दानियाल की नजर के साथ टेबल पर पड़ी पर्ची पर गई। उसने फौरन उस पर्ची को, हम डायने लग रही थी ना, बच्चे खाने वाली चुड़ैलें लग रही थी ना, अब जरा बताओ खुद क्या लग रहे, जिन भूत अमल फलक, वो दोनों एक साथ चीखे। ने उन्हें आंखें दिखाई। अब हम क्या करें यार, वो कैसे हमसे इतना बुरा बदला ले सकती हैं? हैरत की जाती से दानियाल से बोला भी ना गया। आर्यन ने फौरन अमल का नंबर ट्राई किया जो बंद जा, फलक का नंबर ट्राई किया जो बंद जा, नहीं उठा रही फोन। दरवाजा स्टडी की तरफ से लॉक है। दानियाल स्टडी रूम से बाहर आया, आते हुए बोला। आर्यन और दानियाल एक दूसरे को देखने लगे। फिर जमीन पर बैठकर पागलों की तरह हंसने लगे। हमारी बीवियों ने हमें नींद की गोली खिलाकर हमारे बाल पेंट काट डाले, एक दिन की बीवियां हैं। दानियाल ने भी लुकमा दिया। मेरी तौबा, आइंदा से कुछ बुरा भला कहूं। आर्यन ने कानों को हाथ लगाया। मेरे बड़ों की भी तौबा। दानियाल कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गया। तो किधर? फहद को दरवाजे की जाने बढ़ते देखकर आर्यन ने पूछा। नूर जाग रही है, नावल बहुत पढ़ती है वो, और तुम लोगों दोनों की बीवियों के मुकाबले में सुगर बिया से पूछे जा रहा हूँ, कुछ तो मालूम होगा उसे। है क्या ना जाऊं? तुम लोगों का जो जोकर बनकर ही शादी अटेंड करने का इरादा है? फहद ने पलट कर पूछा। नहीं, जाओ जाओ जल्दी करो। दोनों एक साथ बोले। यार क्या करें, हम बदला कैसे लें? आर्यन सोचते हुए बोला। हाँ देखना आर्यन, अब हम क्या खेल खेलेंगे, ने कहा। और आर्यन को अपना प्लान बताया। 2 मिनट में दोनों अपना काम कर चुके। दोनों ने एक दूसरे को शाबाशी दी, उठकर खड़े हो, क्योंकि नूर और फहद कमरे में आ चुके। बहुत फनी लग रही हो तुम दोनों, अपनी हंसी रोकते हुए बोली नूर। ये उतरेगी कैसे? बस थोड़ी देर तक सर पर सरसों का तेल लगाना होगा। क्या? वो दोनों एक साथ बोले। सरसों का तेल से दोनों बचपन से ही चिढ़ते थे, मगर मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। फहद और नूर ने एक तरफ खड़े इन दोनों को देखा, जो नाक दबाए बेजार बैठे थे। तो वहां दूसरी तरफ अमल सो कर उठी और उसे रात में की गई अपनी शरारत, उसने मोबाइल ऑफ किया तो आर्यन की 3 मिस कॉल देकर मुस्कुराई। फिर उसने व्हाट्सएप खोला, उसे साथ उसकी सारी की सारी नींद बांग से उड़ी। फौरन सीधी हुई, एक नजर सोई हुई फलक को देखा। इन पर उसकी तस्वीर थी, जिसमें वो मुंह खोले सोने का शुक्र कर रही थी। तस्वीरें देखकर एक बार मुदी हंसी आई। उसने अगली फोटो खोली तो फलक तस्वीर थी। मैं पूरे बिस्तर पर फैल कर सो रही थी, बाल बिखरे पड़े थे, मुंह फूला हुआ था। ये दानियाल और आर्यन ने उनकी फैमिली ग्रुप में भेजी। उसके ग्रुप में नूर, अमल और फलक, दानियाल और आलिया, असारिम, फहद और आर्यन ऐड थे। किसी का कमेंट नहीं आया, मतलब सब सो रहे हैं। मैंने जोड़ कर फलक को उठाया, जो बुखलाकर उठी। क्या हुआ? ये हुआ देख लो, वो दोनों अपना बदला ले चुके हैं। वो मोबाइल स्क्रीन उसके सामने किया, उसे भी सारे नींद बाग बाग से उड़ी। यार ये कब खींची इन्होंने? जब हम दोनों तुम्हारी तरफ सो रहे थे, जब अंकल सुहेल अंकल और उनकी फैमिली वापस आए, फंदी मेंशन आई होती। अम्मा ने तस्वीर को पहचान चुकी थी। हाँ यार, उन्हें को डिलीट करें, ज्यादा टाइम नहीं गुजरा। फिर वो दोनों इनका नंबर बार बार डायल कर रही थी, मगर उन्होंने उठाना था ना उठाया। बारी बारी सबको तस्वीर को दिख चुके थे, और वो दोनों दरवाजा पीट पीट कर थक चुकी थी। आलिया सिंगार मेज के सामने खड़ी अपने बाल सजा रही थी। फिरोजी कुर्ती और चूड़ीदार पजामा, मिटे मेकअप में वो बहुत दिलकश लग रही थी। गले में सारिम का दिया और नाजुक पेंडेंट था। ड्रेसिंग रूम से सारिम बाहर निकला और काली कुर्ता शलवार में उसने मुस्कुरा कर को देखा, फिर तौलिया एक तरफ रखा और आलिया की तरफ आया। आलिया आहिस्ता आहिस्ता बालों में ब्रश कर के हाथों से ब्रश लिया और नरमी से उसके बालों में ब्रश डालने। दिलकश लग रही है, धीरे से बोला तो आलिया मुस्कुराया। उसने रुख अपनी तरफ मोड़ा, कुछ तो के बाद अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टका दी। आलिया को उसकी आवाज सुनाई। मुझे यकीन था अली कि मैं तुम्हें जिस रब की मान में दिया, वो रब कभी भी अपने दर के सवालियों को खाली दामन नहीं लौटाता। देखो, उस रब ने हमारे दामन को भी खाली नहीं छोड़ा, और हमें फिर से एक दूसरे का ताक किया। सारिम ने नरमी से उसे हाथ थामा। आलिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में अपने महरम को देखा और इत्तेफाक करती थी उसकी इस बात पर और उसकी बात, हाँ उसकी हर बात पर। सारिम ने अपने लब पेशानी पर रखे। सब खाने की मेज पर बैठे थे। आलिया, आयशा बेगम और अमल किचन में थी।
सारिम और आलिया मेज की दाएं जानी बैठे थे, बाएं जानी फलक और साथ दानियाल, आर्यन और फहद बैठे थे। सारिम के साथ शाहजेब और सुहेल साहब और अफरा बेगम, असमा और फरहान साहब बैठे थे। शाम में वलीमा था, मगर इस वक्त वो सब नाश्ता कर रहे थे। अम्मल और आयशा बेगम भी सीट करने के बाद आ बैठी टेबल से हट करने के बाद आ बैठी। नूर ने सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो उसका नावल अभी खत्म हुआ। उसने नजरें घुमाकर देखा, फहद वाली साथ वाली कुर्सी खाली थी। वो घूमकर उसकी तरफ आई और कुर्सी की सीट पर बैठ गई। उसने जूस पीते फहद की तरफ देखा, उसे फहद ने भी उसे देखा। ये पहली बार थी कि नूर ने उन नीली आंखों को बहुत करीब से देखा। उनकी आंखों में समंदर सी गहराई थी। नूर को लगा वो आंखों में डूब जाएगी। बेसाह था, वो गुनगुनाने लगी। जूस पीते फहद को उच्छू लगा, वो जोर जोर से खांसने लगा। ब्लू आइज हाय, ये उसकी जुबान से बेवफा। ठीक ठीक हो तुम? सेल साहब मेज पर कदरे आगे होकर बैठे फिक्रमंदाना अंदाज में पूछा। जी जी अंकल, वो बुखलाया। वादी इश्क में परियां रक्स करती हैं, मोहब्बत अपने होने पर नाज करती है, शहजादा देख सकता है। वादी इश्क के दरवाजे से एक शहजादी अंदर दाखिल हुई। उस दरवाजे से जहाँ से वो दाखिल हुआ, नूर ने खुद ही पर 101 बार लानत भेजी और खाने की प्लेट पर मजीद झुकी। वलीमे के लिए हाल को बहुत नफीस अंदाज में सजाया। स्टेज बहुत खूबसूरत था। स्टेज पर एक दीवान पड़ा था। स्पेशल मेहमानों के लिए सोफे रखे गए थे और दाएं बाएं जानिब मेज और कुर्सियां लगाई गई। आज का थीम रॉयल ब्लू और वाइट था। मेज के कवर को सफेद थे और कुर्सियां ब्लू, गिर्द सफेद रिबन, आली रॉयल ब्लू मैक्सी और सिल्वर डायमंड जेवर और पार्टी मेकअप में बहुत हसीन पहन रखे थे। टक्सीडो लागर सालम ने भी रॉयल ब्लू थ्री पीस पहना हुआ था। आर्यन और फहद दानियाल तीनों ने ब्लैक टक्सीडो। बेड बियर्ड तीनों पर जच रही थी। बाल एक तरफ जेल से सेट किए गए। अमल, फलक और नूर ने आज भी एक ही डिजाइन की मैक्सी पहनी थी, जिसके रंग होते ग्रे। फलक ने पीच और नूर ने पिस्ता का रंग की मैक्सी पहनी। आज उन्होंने बाल जूड़ा बनाए थे। सी का गला ऊपर गर्दन तक बंद था, इसलिए उन्होंने सिर्फ हल्के से रिंग पहने। तीनों ने भी पार्टी मेकअप कर रखा था। तारिम और आलिया एक साथ हाल में दाखिल हुए। उनके पीछे अमल और आर्यन के साथ दानियाल और फलक दाखिल हुए। फिर आलिया और सारिम तो स्टेज की तरफ बढ़ गए। इन चारों से बारी बारी मेहमान मिल रहे थे और उन्हें निकाह की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। वो चारों मुस्कुराते सबसे मिले थे। सबकी नजरों में जुड़ किस लिए स्टाइसी नूर स्टेज से उतरी और कोने में फोन पर बात करते फहद के पास आई। सुने, फहद ने फोन बंद किया और उस वाले अंदाज में उसे देखा। सॉरी, सुबह जो हुआ मुझे नहीं पता, बस बेख्तियारी से कैफियत में कह दिया। फहद कुरैशी की आंखें बहुत खूबसूरत, झील की मानित गहरी और नीलियां। मुस्कुराई और फहद उसकी साफगोई पर हंस दिया। तो तय ये लड़की हर मोड़ पर इसे हैरान करने वाली है। अमल, फलक, दानियाल और नूर के महीने बाद सेकंड सेमेस्टर के इम्तिहान शुरू होने वाले। आर्यन और फहद की CSS के टेस्ट का आज रिजल्ट आना था। आर्यन ने अपने कमरे में मुसलसल उधर चक्कर काट रहा, उसे कुछ फाजे पर फहद बैठा। वो दोनों कमरे के कुंडी लगाए बैठे। बाहर सब घर वाले बैठे। आर्यन के कमरे के बंद दरवाजे को खुला और एकदम आर्यन और फहद भंगड़े डालते बाहर आए। सब शुरू हो जाओ, मिलकर भंगड़ा डालो, हमारा टेस्ट क्लियर हो गया। फहद भंगड़े डालता हुआ बोला। सब हंस दिए। मैं नहीं शुक्राने के नफल अदा करके आऊं। आयशा बेगम उठी और उनके पीछे भी आयशा बेगम और अरफा बेगम भी उठी। मैं बाबा जान और सारिम को फोन करती हूँ। आलिया ने फोन निकाला। वो उन दोनों का नाम टॉप टूनी में था। वो चारों कैफेटेरिया से निकले तो सामने से बिना चलती आ रही। हेलो दानी है अमल। हाय अमल, उसने बारी बारी साहब से हाथ मिलाया। फलक ने नागवारी से उसे देखा, जो दानियाल के सामने हाथ किए खड़ी थी। फलक एकदम से सामने। आप ही गुड न्यूज आपको। क्या गुड न्यूज है दानी, बताओ ना। दानियाल की तरफ बड़ी। फलक को इग्नोर करती दानियाल ने अम्मल और नूर और फलक को देखा, फिर दाएं जानिब खड़े फलक को मुस्कुराकर बाजू घेरे में लिया। मुबारक हो, आज से फलक तुम्हारा असल भाभी बन चुकी है। हफ्ते पहले हमारा निकाह हो गया। मुस्कुराया, फलक को देखा। फलक भी मुस्कुराई। इस बात में साहब ने के मुस्कुराहट चेहरे पर से जाए। और ग्रेट, मुबारक हो, बहुत
तुम दोनों को। मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। वो मुड़ी और वापस चली गई। कुछ दूर जाकर उसने मुड़ कर देखा तो फलक आप भी दानियाल के बाजू के हल्के में। दानियाल उसे कुछ कह रहा था, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अम्मल और नूर दोनों खड़ी दोनों को देख रहे थे। अम्मल ने कुछ कहा, जिस पर दानियाल चपता फलक से दूर हुआ। ने रंजम लाल से इस मंजर को देखा। काश मुझे तुमसे मोहब्बत ना हुई होती, दानियाल। वो और पलट गई। पर का आधा महीना गुजर, जब मौसम सर्द हो रहा था, हवा में जो रोज बरोज खनकी बढ़ रही थी। मौसम ही की तरह मल भी उदास थी। उसकी हालत भी मौसम ही की तरह थी, क्योंकि आज रात आर्यन और फाद ने ट्रेनिंग के लिए पिंडी चले जाना था। सुबह से वो आर्यन के साथ मिलकर उसकी पैकिंग करवा के दिल की अजीब हालत हो रही थी। आर्यन बाहर गया तो वो सोफे पर जाकर बैठी और कब रुके आंसू को निकलने का रास्ता मिल गया। आर्यन फोन पर फहाद से बात करते कमरे में दाल हुआ। अमल फौरन उठी और रुख मोड़ लिया। वो ना चाहते थी कि जाते जाते आर्यन को परेशान कर, मगर आर्यन ने रोता देख चुका था। फोन पर जल्दी जल्दी बात खत्म करता उसकी तरह। अम्मू वाइफ, उसने अमल को का रुख अपनी तरफ मोड़ा। उसे देखकर मुस्कुराई। किस से छुपा रही हो आंसू? उसने अमल की आंखों से में झांका। रो नहीं रही वो तो, बस वो उसे समझ ना आई वो क्या कहे। आंखों में कुछ चला गया। आर्यन ने संजीदगी से उसे देखते पूछा। नहीं आर्यन, बस तुम्हारे जाने का सोचा तो आंख भर आई। बोली वो साफ गोई से बोली। फिर इधर देखो मेरी तरफ। वाइफ यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसने टोड़ी से पकड़कर अमल का चेहरा उठाया। मैं आता जाता रहूंगा। अमल, यूं तो रुखसत ना करो ना। उदास मत हो ना। खुद भी खुश रहना, सबको भी खुश रखना, सबका ख्याल रखना। खाना पक्का पकाना सब सीख लेना, क्योंकि मैं ट्रेनिंग से वापस आकर शादी करने का इरादा रखता हूं। अमल का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसकी सारी बात सुनकर आर्यन महबूब सा उसके चेहरे के रंग देख रहा और झुकी और उसके लबों उसकी पेशानी पर रख दिए। खुश रहो हमेशा, मुस्कुराती रहो हमेशा। ये मोहब्बत, इतना एहतराम, मोहब्बत को अपने होने पर नाज हुआ है। और हकीकत मोहब्बत यही सब हो तो होता है। मोहब्बत खुद को फना, खुद को मिटा देने का नाम है। लॉन में बैठी मोबाइल चला रही फलक अंदर काफी बना रही थी। कुछ हिफाजे पर अंगीठी पड़ी थी। इसे हारन की आवाज सुनाई दी। उसने गेट की तरफ देखा। फहद अंदर दाल हुआ। तुम क्यों आए हो? जानते बूझते भी वो उसे तंग करने का इरादा रखती। रिश्ता लेने जो आप गैर संजीदा आया। किस कानूर बुखलाई तुम्हारा? वो ऐसा ऐसा कदम बढ़ाता उस तक चला आया। सोच लो मैं तुम्हारे टिश्यू खत्म कर दूंगी। नूर का इशारा प्लेन में होने वाली पहली मुलाकात पर था। फहद मुस्कुराहट गहरी हुई। कोई बात नहीं, मैं टिश्यू की फैक्ट्री बना लूंगा। इत्मीनान से बोला। या अल्लाह, नूर का मुंह खुला। मैं फिर भी कर दूंगी। फिर हाँ, फिर मैं तुम्हारे मोबाइल आग में झोंक दूंगा। उसने नूर की आंखों में देखा। करके तो दिखाना। मैं तुझे गंजा कर दूंगी, तुम्हें गंजा कर दूंगी। वो वार्निंग देते हुए बोली। मैं कौन सा तुम्हारे बाल छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हें गंजा कर दूंगा। उसकी आंखें शरारत से चमकी। नूर उसकी आंखों में फिर से को डूबता महसूस करने लगी। और फहाद एकटक उसे देख रहा था। वो दोनों इसके सैरसदा माहौल से तब निकले जब उन्होंने पीछे दानियाल की आवाज। वो गंजों की जोड़ी, अच्छी लगोगे, टकलों की जोड़ी। उनके पीछे आर्यन और दानियाल खड़े थे। दानियाल की बात करके अपने हाथ ताली बजाने के लिए आर्यन के आगे किया, जिस पर आर्यन ने सर सिरे से इग्नोर किया। दानियाल बेचारा शर्मिंदा होते पर हाथ फेर गया। इंसान आधा तो उस वक्त मर जाता है जब वो ताली के लिए हाथ आगे करे, सामने वाला हाथ ही ना उठाए। फिर क्या ख्याल है? फहद आईब्रो झुकाई। फजूल ख्याल है। पहले मानो टिश्यू खत्म होने पर कुछ नहीं करोगे। मुझे नावल डाउनलोड करके दिया करोगे, मेरे साथ नावल पढ़ोगे और मुकाबला किया करोगे। अगर ये सब नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। सोचो, फिर तुम बच्चे भी गंजे होंगे। वो आहिस्ता से बोलने आवाज में बोली कि आवाज नूर को सुनाई दी, जो उसे घूरने लगी। फहद ने नूर को आंख मारी और मुस्कुराहट दबाई। दानियाल और आर्यन ने के साथ अंदर जनाब बढ़ गए। बेशरम आदमी, दो नंबर गधा। अमल खिड़की में खड़ी बाहर लॉन में देख रही थी। उसकी नजर भटकती हुई अफंदी मैंशन के लॉन में जाए। वो खामोश खड़ी लॉन में देख रही थी। ये गुजरते लम्हात के साथ हमारी जिंदगी यादों से बढ़ जाती है। को वक्त अपने झोली में कैद कर लेता है। इनमें से कुछ यादें बहुत तकलीफ दे होती हैं और कुछ बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। और हम इन खूबसूरत लम्हात को ही याद रखते हैं और तकलीफ दे लम्हात को भुला देते हैं, या शायद याद रखने चाहते भी नहीं। और जिंदगी का मजा भी इसी में है। बुरी यादों को भूल कर जिंदगी के खुशहाल लम्हों को याद रखा जाए, क्योंकि वो हमें तकलीफ के सिवाय कुछ भी नहीं देते। ये अच्छी बात है कि माजी से सबक सीखना चाहिए और दोबारा माजी को दोहराना नहीं चाहिए। वक्त आपके पास है, दोबारा इस मकसद पर काम करें, मगर अब की बार बेहतर प्लान के साथ। हम माजी के हसीन लम्हा जब भी याद करना चाहें, वक्त मुस्कुराता हुआ हमारे सामने आ खड़ा होता है। और ये इनके निकाह के 2 हफ्ते के बाद की बात की
कि नूर कमरे में बैठी नावल पढ़ रही और दानियाल जनाब तो क्या ही कहने थे, वो कानों में एंट्री डालने से पहले ही साइड टेबल पर लेडीज की पैकेट फैलाए कोच पर लेटा, कहना भूल था कि मैं मूवी पूरी करके ही उठूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसके वाक पर निका बहुत दिल चाह रहा था, पर क्योंकि रात बहुत हो गई थी इससे अकेले जाने से डर लगता। दोनों को भी लेने आई थी। कमरे में दाल हुई तो वो दोनों को घूर कर देखा। वो दोनों हर वक्त इस कमरे में डेरा जमाए बैठे रहते। दानियाल तो कानों में एंट्री लगाए बैठा था, उसे अमल के आने का पता चला, मगर आहट पर नूर ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। आओ अम्मा, अमल आओ ना, तुम्हारा ही कमरा है, मुस्कुरा कर कहती दोबारा नावल में गर्क होगी, मतलब उसने सिर्फ उसे सुला ही मारी। नूर को घूरा, फिर अपने आने का मकसद याद कर के नूर को पुकारा। नूर ने सवालिया नजरों से देखा। मेरे साथ आओ, आओगी, मेरा वाक का दिल चाह रहा है यार, मैं नावल पढ़ बगैर नहीं उठने वाली। अम्मल सारा लाकर कमरे से निकले। नूर माजरत की, कोई बात नहीं, लॉन में ही तो करनी है वाक। खुद गुलामी करती हुए लॉन में चली है, और उस वक्त हल्के गुलाबी ट्राउजर शर्ट में थी। अपने गिर्द काली शाल लपेट रखी थी, शोल्डर कट बाल पहले से लंबे हो चुके, उसकी नाक सर्दी के बाद सुर्ख हो चुकी। वो छोटे छोटे कदम उठाती वाक करने लगी। वक्त से वो छोटे छोटे कदम वो छोटे छोटे कदम उठाती वॉक करने लगी और वक्फे वक्फे से इधर उधर भी देख लेती। फिर अचानक उसे न जाने क्या सूझी। वो छोटे से स्टूल पर अफंदी मैंशन की गिर्द प्लम की ब्लैक टी शर्ट और प्लम की लॉन में झांकने लगी। वो फूल में की टी शर्ट और फुल लॉन में जागने लगी। वहां वो पास ही आर्यन कुर्सी पर बैठा नजर आया। उसके ट्राउजर पहन रखा था, ऑफिस से सर्दी नहीं लगती, दिल में सोचा। रास्ता से पुकारा। आर्यन ने सर उठाकर देखा तो सामने वो नजर आए। एक मिनट रुको, मैं आया। चलता हुआ उसका काया और आर्यन का कद लंबा था, इसलिए उसे स्टूल की जरूरत पेश नहीं आई, बल्कि वो अमल से 1-2 इंच बड़ा ही लग रहा था। अमल ने, तुमने जैकेट क्यों नहीं पहनी हो, ग्लव्स भी नहीं पहने, मोजे भी नहीं। उसकी केयरिंग अंदाज पर अमल मुस्कुराई। खफगी से घूरता वो पूछ रहा था, फिर वो छलांग लगाकर अमल की तरफ आ गया। उसने दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। उफ अमल, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। हाँ, तुमने जो जैकेट पहनी है वो, और मैंने शाल तो ली हुई है इसलिए जैकेट नहीं पहनी। वो हाथ पहले ठंडे थे, अब नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे का हाथ काफी गर्म है। क्या कर रही थी इस टाइम यहाँ, और इतनी सर्दी, मेरा वॉक करने का दिल चाह रहा था। अच्छा, तुम अकेली क्यों आई हो, नूर यहाँ दानियाल को ले आती साथ। और ये दानियाल कहाँ है? वो तो मूवी देख रहा है, और उसने सख्ती से कहा है कि मूवी देखे बगैर नहीं उठूंगा मैं। आर्यन ने तसीफ से सारा लाया। तुम मुझे फोन कर देती। हाँ तो तुम, मुझे कौन सा पता था कि तुम सो नहीं रहे और लॉन में बैठे हो। वो बाल कान के पीछे अड़ासती बोली, तो क्या हुआ, तुम मुझे कॉल कर देती, आ जाता, और वैसे भी अगर सो रहा होता तब भी मैं आ जाता। अब मैं अभी बेइज्जती नहीं कि मेरी बीवी मुझे बुलाया और मैं सोता रहूं। ये पहली बार था कि वो अपनी माँ बहन इस रिश्ते के बारे में बात कर छप सी गई और खिफत मिटाने बोली, हाँ नहीं नहीं, शादी का खुमार है इसलिए आप ऐसे बोले हो। देख लेना 5-6 साल बाद जब मैं कहूंगी आर्यन मेरा बाहर जाने का दिल कर रहा है, तो मना कर दो। जी नहीं, अगर तुम 20 साल बाद भी मुझे बोलोगी तब भी मेरा जवाब वही होगा जो आज है, और 4 साल बाद भी। और इस तरफ झुकता झिझक झुका, इस तरफ कदरे झुककर शरारत से बोला, अमल पता नहीं जिंदगी इतनी मोहलत देती है कि नहीं, क्योंकि इंसान को अपनी जिंदगी का एक लम्हा अभी भरोसा नहीं। अभी आंख चिपकाई और अगली बार झपकता है कि नहीं। मगर मैं फिर भी कहूंगा, मेरी जितनी भी जिंदगी है मैं उसे तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, हंसता हुआ, बातें करता हुआ करना चाहता हूँ, तुम्हारे हर हुक्म की तामील करना चाहता हूँ, हर लम्हा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ हमारे बीच। और वो रुक गया, और उसे खुद भी महसूस हुआ कि जज्बात के रेले में आकर वो अभी कुछ भी बोल देता, अमल खामोश होगी। वक़्फ़ा तवील हुआ, तो आर्यन ने अमल की तरफ देखा। उसका चेहरा सुर्ख था, और उसकी आखिरी अनकही बात पर खामोश थी। वो हल्की सा मुस्कुरा दिया, फिर जेब में हाथ डाला और चॉकलेट निकाला। ये चॉकलेट उसे फलक ने बाहर जाते हुए दे कर दिया था। उसे चॉकलेट अम्मल की तरफ बढ़ाया, जिसे अम्मल ने मुस्कुराते हुए पकड़ लिया। आर्या ने हल्का सा रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो चॉकलेट खा रहे। फिर वो दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ चले। जरूरी नहीं कि हर बात बोलकर कही जाए, कई बार खामोश की भी जुबान होती है। वो खामोश थी और खामोश को सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे। सामने खड़े वक्त ने मुस्कुराकर इजाजत चाहिए और रुखसत हो गया, मगर पिछले खूबसूरत मुस्कुराहट और यादें छोड़ गया। आर्यन पास
आर्ट पर हल्की सी मुड़ी दरवाजे में दानियाल काफी के 2 कप लिए खड़ा था, अपने लिए बना रहा था। सोचा तुम दोनों के लिए भी बना लो। इशारा अमल और नूर की तरफ था। नूर, अमल ने काफी का कप पकड़ते हुए पूछा। दे आया हूँ, उसे भी काफी स्टडी में बैठी है। नावल नावल कहते हुए दानियाल ने अपनी नजरें घुमाई। अमल हंसती। कई बार तो वाकई उसे बहुत हैरानगी होती थी, कोई कैसे हर वक्त नावल पढ़ सकता है। हर वो कोई और नहीं, वो नूर अजहर है थी। उसे किसी की भी बात का उम्मीद की जा सकती है। अब वो दोनों खिड़की में खड़े थे। अमल काफी खेल खेल के सिप लेती, अभी लॉन में देख रही थी और दानियाल उसे। उदास क्यों हूँ अमल, कुछ वक्त ही की तो बात है, ट्रेनिंग खत्म हो जाए पर वो आ जाएगा। वैसे भी वो मिलता तो रहता है, गाय है ना। अमल ने धीरे से गर्दन मोड़ी। बुलाया दानियाल से कब वो कोई बात छुपा सकती, तो बिना के जान जाता था। उसे कहने की क्या जरूरत। फिर भी वो धीरे से मिनमिनाई। थोड़े अरसे की बात तो है। अमल ने उसकी तरफ देखा, वो बहुत संजीदा नजर आया। इस वक्त वो शरारती दानियाल नहीं लग रहा, वो खासा संजीदा अमल हैरान हुई थी। वो जानती थी कि इसका और दानियाल का रिश्ता ऐसा ही है। वो अमल की हर हर हालत और हर बिन के ही बात को पहचान सकता है। बहन भाइयों का रिश्ता ऐसा ही होता है, बिन के एक दूसरे को जान लेते हैं। यही मोहब्बत से लाख झगड़ लें, मगर इस झगड़े लड़ाई झगड़े में भी मोहब्बत होती है। मगर इस वक्त दानियाल को संजीदा देखना अमल से हजम ना हुआ और एकदम ही अमल हंस दी। कम ऑन दानी, तुम इतने संजीदा क्यों हो। पहुंचते हो बोली, शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आया, वरना मुझे लगा कि मैं अगर मजीद संजीदा रहा तो मुझे कुछ हो जाना है। दानियाल ने अपना काफी कापू एक तरफ रखा और उसे वापस अपनी मोड़ मोड़ में आता देखकर अमल मुस्कुराई। वैसे लड़के लड़की शादी के बाद से हर वक्त तुम अपने सैया जी को ही याद करती रहती हो। भाई तो तुम्हें भूल ही गया, मैं क्या करूं बहना। दानियाल ने दुहाइयां देते हुए बोला। अम्मल ने खाली कप एक तरफ रखा और दानियाल की कमर पर जोर से मुक्का मारा। वो उछलकर एक तरफ हुआ और अम्मल हशीमगीन निगाहों से घूरा। मेरा मुंह ना खुलवाना, खुद को जब से बीवी मिली है बहन भूल गई है। हाय मुझे बताओ मैं क्या करूं, भाई भाई ना रहा। वो इसके अंदाज में बोली। दानियाल हंस दिया और उसके बाल भी पकड़े। दानियाल, बाल छोड़ दो यार, बड़ी मेहनत से बढ़ेगी हैं। वो अपना बाल छुड़वाती हुई बोली, शुक्र है तुम दोनों को भी अकल आई। वैसे ऐसे भी क्या हुआ कि तुम दोनों ने बाल कटवाने छोड़ दिए। शारा अम्मल और फलक की जानिब है। नूर, तुम पहले भी बाल नहीं कटवाती थी, वजह कोई वजह नहीं, बस वैसे ही दिल चाहा। हालांकि अपनी और आलिया की गुफ्तगू याद आई। फलक भी उसके देखी बाल बढ़ाने शुरू किए थे। सुना है तुम्हारे सैया जी को लंबे बाल पसंद है, शरारती अंदाज में कहता उसने अम्मल के बाल बिखेरे। अम्मल ने घूरा और बाल दुरुस्त करने लगी। दानी, तंग मत करो मुझे, वरना मैं बता रही हूँ जो बिरयानी मैंने गूगल अंकल से बनानी सीखी है उसका एक भी दाना नहीं दूंगी तुम्हें। आजकल उन तीनों को खाना पकाने का शौक चढ़ा, रोज कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते रहते और कुछ ना कुछ तो बनता नहीं, अलबत्ता कुछ और जरूर बन जाता। सोफे पर सर पीछे फेंक कर हंसने लगा। मुझे तुम्हारी खिचड़ी याद है, गले चावल खाने भी नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बदहजमी वाली खुराक खाने से मना किया। दानियाल ने खींच कर एक कुशन अमल को दे मारा। ये मुक्का का बदला था। अमल ने उसे घूरा और वही कुशन कुशन दानियाल को दे मारा। अब वो दोनों बराबर एक दूसरे को पीट रहे थे। अचानक स्टडी का दरवाजा खुला, नूर बाहर आए। वो दोनों मुशी से उसे देखने जो मोबाइल में गुम। नूर ने सर उठाया, उनकी तरफ देखता तक गुजारा नहीं किया, यूं ही नावल पढ़ती बाथरूम में चली। दोनों ने बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर एक दूसरे को देखा और फिर क्या के तूफान। अम्मू यार, मैं मोबाइल कहाँ रखती होगी। ये दानियाल था। अमल का पेट पकड़े हंसती रही और अंदर नूर दी ग्रेट नावल की दीवानी को उनकी आवाजें भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वह फाते और एडम अब तानिया के साथ क्या करने वाले थे ये तो नूर ने भी पढ़ना था। नया साल शुरू होने वाला था। दिसंबर का आधा महीना गुजर चुका। आर्यन और फाहद को गए 1 हफ्ता हो चुका था, मगर उन्होंने अभी तक 2-3 खून का पर ही बात की थी, क्योंकि सारा दिन वो मसरूफ रहते थे। अमल और फलक, दानियाल और नूर के सेकंड सेमेस्टर के इम्तिहान हो चुके थे और इसी साथ चारों ने भी तूफान में कश्ती चलाना शुरू कर दी। सुबह से कमरे बंद किए बैठा था। अमल अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती, नोट के रटे मारती फिर रही थी। वहां दाएं जानिब स्टडी ने जाए तो वहां नूर साहबा बैठी, जिनके इर्द गिर्द किताबें और नोट्स बिखरे पड़े थे, मगर वो इन सब से बेनियाज मोबाइल में गुम। इमोशनल सीन आने पर वो 2 मिनट रोने के बाद नजर क्लॉक पर पड़ी, जो ये दिखा रहा था कि अबे सिर्फ उसके पास 1 घंटे पड़े हैं, उसे मजीद रोना है। जरा सा दरवाजा खोला तो अंदर झांका। क्या हुआ। नूर ने मोबाइल एक तरफ रखा और आंसू साफ किए। वक्त ने तालीम मुराद पर बहुत जुल्म किया। रोते हुए बोली तो अम्मा ने गैर सा
वक़्त ने ताली मुराद के साथ जुल्म किया, तुम्हारे साथ नहीं। वक़्त ने मेरे साथ भी जुल्म किया। अब देखो 12 घंटे रहते हैं और मैंने अभी तक थोड़ा सा टेस्ट तैयार किया। फिर से रोने लगी। अम्मा ने तसीफ से सारा, उधर दो मुझे, ना मोबाइल, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अम्मा ने नूर के साथ मोबाइल खींचा जो मोबाइल खींचा जो दोबारा उठा चुकी थी और उसे घूरा। नूर ने सदमे से उसे देखा। जिसने किताबों की तरफ इशारा किया, मतलब साफ आ गया था कि अब उसे पढ़ना है। दूसरी तरफ दानियाल ने कमरे के एक तरफ जाए तो दानियाल बिस्तर पर सर पकड़े बैठा, इर्द गिर्द पॉपकॉर्न, खाली टीन पैक और लेस के खाली पैकेट बिखरे पड़े। दानियाल ने नफी में सर लाए, किताब नजर को देखा, फिर नोट को। ये सब क्या है? सब कहाँ से आया? इसने खुद से सवाल किया। दानियाल साहब, अगर क्लास में आप हमतन गोश रहते तो गाना सुनने की बजाय प्रोफेसर को सुनते तो शायद आपको पता होता ये क्या है। से अंदर से आवाज आई, मुंह मुझे मत सिखाओ, चुप रहो। भला मेरा कितना रहता है? पलटा एक चैप्टर, ठीक हो जाएगा। टाइम भी तो काफी पड़ा है, अभी 12 घंटे रहते हैं सुबह रात के 10 बजने में। यानी 10 बजे तक मैं कर सकता हूँ। 10 बजे के बाद उसने अपना वक्त शुरू होना है, मूवी देखना है या कुछ और नूर ने तो नावल ही पढ़ना है। दानियाल ने एक नज़र खुद को शीशे में देखा। हाय अल्लाह, मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ एक ही दिन में। दानियाल सदमे की कैफियत में कहता उठा और बाहर की जानिब चल दिया। बाला हिस्से की दाएं जानिब बने कमरे में जाए तो बंद दरवाजे के पीछे फलक बिस्तर पर बैठी जूस और ले से इंसाफ कर रही थी। तो उसके भी बिस्तर पर खुले पड़े थे। पता नहीं ये वो कौन से लोग होते हैं जिनके पेपर के दौरान भूख मिट जाती है। मेरी तो भूख मजीद बढ़ जाती है। मेरा तो दिमाग भी कुछ खा कर ही चलता है। अलग ने दूसरा लेस का पैकेट उठाया और फिर वाकई वो 1-2 घंटे बाद पेपर तैयार करके बाहर आ गई। किधर? पेपर तैयार कर चुकी हूँ क्या? आशा तैयारी कर चुकी हो क्या? आशा बेगम ने उसे कलचियां भरते जाते देखकर पूछा। जी मामा, तभी तो बाहर जा रही हूँ। बेगम इस वक्त आलिया, सुहेल साहब और अरफा बेगम के साथ लॉन्च में बैठे सारे और फरहान साहब ऑफिस थे। किचन से आलिया निकली। उसके पिस्ता रंग का खूबसूरत मगर सादा सा सूट पहन रखा। ये सूट सारम ने ही उसे दिलवाया। गले में हमा वक्त सारम का दिया नाजुक सा पेंडेंट और हाथ में ब्रेसलेट पहने वो कैजुअल हुलिये में भी बावकार नजर आती। फलक ने मुस्कुराकर उसे देखा। भाभी, मेरे चाय संभाल कर रखिएगा, मैं वहां से काफ़ी पी कर आऊंगी, मगर घर आकर मैं चाय पीती हूँ।